पेशेंट को अगर टीबी है या फिर और किसी कारण से मुंह से खून आ रहा है तो उन पेशेंट्स में हम वही पैर के रास्ते से तार लेके जाते हैं और जो भी खून की नाड़ी होती है हम उसमें जाके दाने दाने छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो खून की नाड़ी बंद हो जाती है और पेशेंट को मुंह से ब्लीडिंग आनी बंद हो जाती है। जो भी एक गांठ होती है शरीर में, हम उस गांठ का हम धागे जैसे टुकड़े लेके आते हैं और वो आगे जांच के लिए जाते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि वो कैंसर है या नहीं है। अगर किसी के नसों में खून के थक्के वगैरह जमते हैं आफ्टर सर्जरी या किसी और कॉम्प्लिकेशन से, उसमें ये काम आती है? कोई दर्द नहीं होता है, पेशेंट जगा रहता है। हम इनफैक्ट सर्जरी करते हुए अगर हमको पेशेंट से कुछ पूछना भी है। इसके साइड इफेक्ट्स क्या है? चलिए, तो हमने अच्छी अच्छी बातें जान ली इसकी। क्या काउंसलिंग भी करनी पड़ती है मरीजों की, भाई हम आपका इलाज बिना चीर फाड़ के करेंगे? बिल्कुल करनी पड़ती है, क्योंकि वी नीड टू शो कि हमको दिखाना पड़ता है कि भाई जो कन्वेंशनल जो पुरानी सर्जरीज होती हैं उससे इनको क्या फ़ायदा मिलेगा। सोचिए, आपको डॉक्टर कहे कि बीमारी का इलाज हो सकता है, लेकिन बिना चीर फाड़, बिना टाँके, बिना भारी भरकम ऑपरेशन थिएटर में गए, एक पतली सी नली जैसे मशीनों की मदद से डॉक्टर सीधा आपके शरीर के अंदर जाकर बीमारी को ढूंढ भी लें और उसका इलाज भी कर लें। सुनकर थोड़ा जादू जैसा लगता है, लेकिन ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि हकीकत है। और इसे कहते हैं इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। ये वो तकनीक है जो आगे चलकर मेडिसिन का चेहरा बदल सकती है। कैंसर से लेकर ब्लॉकेज, स्ट्रोक से लेकर गर्भाशय फाइब्रॉइड तक, यहाँ तक पारंपरिक सर्जरी जिसमें हफ्तों की तकलीफ होती है, वही इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी ने इस इलाज को तेज़, आसान और कम दर्दनाक बना दिया है। आज हमारे साथ हैं महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल, जो पंजाबी बाग में है, उसके इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर आशीष गुप्ता। उनसे समझेंगे आखिर ये तकनीक कैसे काम करती है, किन किन बीमारियों पर कारगर है और भविष्य में हमारे लिए क्या नई संभावनाएं लेकर आ रही है। वेलकम सर। थैंक यू। सर, ये मैंने तो पहली बार सुना ये टर्म, और ये भी सुना कि इस तकनीक से इन बड़ी बीमारियों का इलाज जो है बहुत आसानी से हो रहा है। बुनियादी समझ के लिए इस टेक्नोलॉजी को, इस तकनीक को आप समझाएं तो क्या है ये? इसमें डॉक्टर बिना कोई चीरा लगाए एक नीडल और तार के माध्यम से शरीर के किसी भी कोने में जाके मेजर ऑपरेशंस कर सकता है। सबसे पहले इनके फ़ायदे क्या रहते हैं? इनके फ़ायदे ये रहते हैं कि पेशेंट को कोई जनरल एनेस्थीसिया मतलब बेहोश नहीं करना होता है। दूसरा, इसमें कोई ब्लड लॉस नहीं रहता है, यानी कि हमको कोई पहले से ब्लड अरेंज कराने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। पेनलेस होता है, पेशेंट को कुछ भी दर्द नहीं होता है। और सबसे अच्छी बात, अगर पेशेंट नेक्स्ट डे ही अपनी जॉब पे काम करने जा सकता है। तो ये तो है इंटरवेंशन रेडियोलॉजी। अब इंटरवेंशन रेडियोलॉजी में इसी प्रकार की काफ़ी टाइप्स की सर्जरी होती हैं। मैं उस पर आऊँगा। हाँ जी। मुझे ये बताइए, जैसे किसी की एंजियोप्लास्टी होती है, हाँ जी। ये उस तरह की तकनीक है या जो कैथेटर यूज़ होता है उस तरह की तकनीक है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि ओपन सर्जरी नहीं होती है। हाँ जी। और तो हमारे यहाँ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी तो होती है, उससे कितनी अलग है ये? तो ये जैसे आपने कहा कि एंजियोप्लास्टी होती है, एंजियोग्राफी होती है, ये उसी की तरह बिल्कुल होती है। जैसे जो हार्ट में जो एक पैर के रास्ते से एक नीडल और तार लेके जाके एंजियोप्लास्टी कर देते हैं, हमारा भी एकदम सिमिलर पैटर्न है कि हम पैर के रास्ते से तार लेके जाते हैं और तार के साथ साथ हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के औजार होते हैं जिससे हम ये सर्जरी कर देते हैं। और दूसरी बात रही बात ये लैप्रोस्कोपी से क्या डिफरेंस है कि लैप्रोस्कोपी में तो हम पेट में एक सर्जरी मतलब कि एक होल बनाते हैं, बट इन केस इंटरवेंशन रेडियोलॉजी में कोई होल नहीं होता है। पिन होल सर्जरीज में क्या होता है कि एक नीडल के माध्यम से तार लेके जाते हैं जिसकी वजह से कोई स्कार नहीं रहता है। दैट्स हाउ इट इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम लैप्रोस्कोपी सर्जरीज। और आप बता रहे थे कि कितने टाइप की होती है, वो समझाइए। ये जो इंटरवेंशन रेडियोलॉजी है इसके काफ़ी टाइप्स की सर्जरीज होती हैं। जो मोस्ट कॉमनली हम देखते हैं कि जैसे ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन, इसमें क्या रहता है कि पेशेंट को अगर टीबी है या फिर और किसी कारण से मुंह से खून आ रहा है तो उन पेशेंट्स में हम वही पैर के रास्ते से तार लेके जाते हैं और जो भी खून की नाड़ी होती है हम उसमें जाके दाने दाने छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो खून की नाड़ी बंद हो जाती है और पेशेंट को मुंह से ब्लीडिंग आनी बंद हो जाती है। इसकी वजह से पेशेंट मेजर सर्जरी के लिए बच जाता है और पेशेंट को टाइम मिल जाता है एंटीबायोटिक से रिकवर होने का। ये तो रही एक टाइप की, और इसी टाइप की बहुत प्रकार की सर्जरी, 90 से 100 प्रकार की सर्जरीज होती है जो कि इंटरवेंशन रेडियोलॉजी कर सकता है। बीमारी स्पेसिफिक थोड़ी सी बताइए मुझे कि किस किस बीमारियों में अभी बहुत प्रमुखता रूप से ये यूज़ हो रही है। जैसे थायराइड हो गया, आपने टीबी बताया, और किन किन बीमारियों में, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल जमा है हार्ट में, किन किन बीमारियों में? जो सबसे पहले तो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा जो हमारे पास जिस चीज़ के पेशेंट रहते हैं वो है वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन क्या होता है? वेरिकोज वेन चमड़ी के नीचे, स्किन के नीचे नीली नीली हरी हरी
खून के नसों के गुच्छे बने रहते हैं, जिसकी वजह से मरीज को पैर में दर्द होता है, स्वेलिंग होती है, पैर का रंग बदल जाता है या फिर घाव नहीं भरता है। तो उन मरीजों में हम एक तार लेके जाते हैं और तार की मदद से उसमें लेज़र या वीनासील मतलब कि हम नसों को ग्लू से चिपका देते हैं। इन 2 तकनीकों से मरीज का उपचार हो जाता है, मरीज की बीमारी का। तीसरा जो आईआर में जो सबसे ज़्यादा रोल आ रहा है वो है कैंसर के मामले में। कैंसर में जो होता है, सबसे पहले तो जो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट का जो कैंसर में रोल रहता है कि हमको पता करना होता है कि भाई ये कैंसर है या नहीं है। वो कैंसर हम कैसे पता करते हैं? एक नीडल में बायोप्सी गन अटैच होती है, वो इट इज़ 90% इट इज़ अ ओपीडी प्रोसीजर, पेशेंट आओ कराओ घर जाओ। उसमें हम नीडल के थ्रू जो भी एक गांठ होती है शरीर में, हम उस गांठ का हम धागे जैसे टुकड़े लेके आते हैं और वो आगे जांच के लिए जाते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि वो कैंसर है या नहीं है। जब वो कैंसर हो जब वो कंफर्म हो जाता है कैंसर, सो इट इज़ अ टीम वर्क। एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट और ऑन्को सर्जन के साथ मिलके अगर लगता है कि इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, जैसे कॉमनली लीवर कैंसर में पेशेंट को पीलिया हो रहा है या फिर हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा जो कि लीवर में एक कैंसर होता है, अगर उसके लिए हमको पहले क्या होता था कि जनरली हम एक कीमोथेरेपी देते थे, तो कीमोथेरेपी के अलग बहुत साइड इफेक्ट्स होते थे। बट इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी क्या करता है, और टारगेटेड हो गई है। और टारगेटेड थेरेपी मतलब वही एंजियोग्राफी के रास्ते से लेके जाके वहीं पे जहाँ पे कैंसर है उसी की खून की नसों में दवाई छोड़ता है, जिसकी वजह से पेशेंट को साइड इफेक्ट्स भी काफ़ी कम रहते हैं। अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि डायग्नोसिस से लेकर के ट्रीटमेंट तक पेशेंट की कंडीशन ऐसी है कि ऑपरेट नहीं कर सकते हैं और वो लगता है कि हम उस ट्यूमर को जला सकते हैं या फिर वहाँ पे भी हम लोकली कीमो दे सकते हैं। ये सब तरीके, नए नए तरीके काफ़ी तेज़ी से अभी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में आ रहे हैं, अभी भी इन पे रिसर्च चलती रहती है। अगर किसी के नसों में खून के थक्के वगैरह जमते हैं आफ्टर सर्जरी या किसी और कॉम्प्लिकेशन से, उसमें ये काम आती है? हाँ, खून के थक्कों में इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का बहुत मेजर रोल है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा। जैसे पेशेंट ने घुटने बदलवाए, है ना, उसके बाद किसी वजह से पेशेंट के टांग में, जिसे हम डीवीटी कहते हैं, अगर खून का थपका जम जाता है तो उसमें हम कैसे उन पेशेंट का उपचार करते हैं। तो सबसे पहले तो हम वही नीडल लेके जाते हैं और नीडल के थ्रू आजकल इतनी अच्छी अच्छी पाइप या कैथेटर्स आप कह सकते हो कि आगे हैं कि वो हम एक बार कैथेटर लेके जाएंगे और वो खून का थपका पूरा एक ही बार में सारा का सारा निकाल देगा। तो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का दूसरों से क्या फ़र्क रहता है कि पहले तो ये जब ट्रीटमेंट नहीं था तो गोलियों के ही द्वारा खून का थक्का गलाया जाता था और वो कईयों में गलता था, कईयों में काफ़ी लंबे टाइम तक रहता था और गलने के बाद भी बहुत तरीके की बीमारियां छोड़ जाता था। बट अगर आप इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी से कराओगे वो एक ही बार में हो जाएगा और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं रहेंगे और कुछ ऐसा भी नहीं पता रहेगा कि भाई ज़िंदगी में मेरे को कभी ये बीमारी हुई भी थी या नहीं हुई थी। इमरजेंसी ट्रीटमेंट में कैसे काम करती है? इमरजेंसी ट्रीटमेंट में जो सबसे कॉमनली जो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का रोल रहता है कि पेशेंट को कहीं से ब्लीडिंग हो रही हो, पेट से हो रही हो, मुंह से हो रही हो, कहीं पे भी, या कैंसर की ब्लीड हो, कहीं की भी ब्लीडिंग हो, तो ऐसे में ये रहता है कि अगर बॉडी में खून है तो जान है ना, अगर खून नहीं है तो पेशेंट की जान कैसे बचेगी। तो इसी तरीके से हम एंजियोग्राफी करके पैर के रास्ते से जाके जहाँ से भी ब्लीडिंग हो रही होती है और उस हम खून की नाड़ी को बंद कर देते हैं विद इक्विवेलेंट टू 100% सक्सेस रिजल्ट्स। क्या ये जो है लोगों के और डॉक्टर्स के कोलैबोरेशन के साथ चल रही है या यूनिक भी आप ये सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं? अभी आज के टाइम में तो काफ़ी आईआर क्लिनिक्स भी यूनिक खुल गए हैं, बट आई वुड से मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स इन विद द कोलैबोरेशन। बट अभी रिसेंटली आईआर क्लिनिक्स इंडिपेंडेंटली भी खुल रहे हैं, आईआर हॉस्पिटल्स भी खुल रहे हैं एंड आई वुड से कि आने वाले टाइम में आईआर का काफ़ी काम बढ़ने वाला है। मैं पढ़ रहा था कि इसमें लोग रिव्यूज़ भी दे रहे थे वेबसाइट्स पे कि दर्द बहुत कम हुआ या नहीं हुआ या बहुत मामूली हुआ। ये कितनी, जैसे सर्जरी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है तो लोकल एनेस्थीसिया देते ही हैं या कि जनरली देते हैं, इसमें कैसे करते हैं सर्जरी आपको? जैसे हम इसमें कोई भी जनरल एनेस्थीसिया तो देते नहीं हैं, हम जहाँ पे नीडल के थ्रू जाते हैं वहाँ पे एक हल्का सा लोकल एनेस्थीसिया देते हैं ताकि जब हम नीडल लेके जाए पेशेंट को दर्द ना हो। बस वहाँ तक ही दर्द होता है, उसके बाद कोई दर्द नहीं होता है, पेशेंट जगा रहता है। हम इनफैक्ट सर्जरी करते हुए अगर हमको पेशेंट से कुछ पूछना भी है तो पेशेंटली पूरा कॉन्शियस ओरिएंटेड रहता है और हमको जवाब जो दे रहा है हम उसको कॉम्प्रीहेंड करके एक अच्छा डिसीजन भी ले सकते हैं। सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ द आईआर। थायराइड के ट्रीटमेंट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है क्या? थायराइड के ट्रीटमेंट में बहुत अच्छा इस्तेमाल है। जैसे थायराइड में अगर किसी को गांठ हो जाए, लंप हो जाए गले में, तो उसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, खाने में दिक्कत हो सकती है, या कोई यंग पेशेंट हो, कॉस्मेटिकली भी अच्छा नहीं लगता है, कोई शादी के लिए जा रहा है, गले के नीचे गांठ लगी है, तो उन पेशेंट्स में हम एक नीडल के माध्यम से
ओपीडी प्रोसीजर होता है डे केयर, सुबह आओ शाम को जाओ। एक नीडल के माध्यम से हम नीडल लेके जाते हैं गले में से, और जो भी गांठ होती है हम उसको जला देते हैं। विद इन अ मंथ 80% ऑफ द थायराइड श्रिंक हो जाता है, एंड अप्रॉक्सीमेटली इन 6 months वो गायब भी हो जाता है। IR बहुत तेज़ी से आगे आ रहा है, जिनको जोड़ों में दर्द रहता है तो इसको हम कहते हैं MSK इंटरवेंशन रेडियोलॉजी, मतलब जॉइंट पेन से रिलेटेड इंटरवेंशन रेडियोलॉजी। तो इन पेशेंट्स में क्या होता है कि आज के टाइम में 60-70 की उम्र में लोगों के घुटनों में तो दर्द होता ही है, तो हर कोई घुटना नहीं बदलवाना चाहता है। तो उन मरीजों में हम एक वही खून की नाड़ी जहाँ से पेन हो रहा होता है उसको बंद कर देते हैं, तो पेशेंट का दर्द गायब हो जाता है, और उसके बाद पेशेंट को कुछ टाइम के लिए, मतलब कुछ सालों के लिए घुटने बदलवाने नहीं पड़ते हैं। इसी तरह और किसी भी जोड़ में हो, कोहनी में हो, एक मैं आपको किस्सा सुनाऊंगा। अभी रिसेंटली एक पेशेंट था जो कि बहुत हैवी जिम करता था, एंड उसकी कोहनी में काफ़ी दर्द रहता था, तो उसने इंजेक्शंस लगवाए, दवाइयाँ खाई, उससे कोई आराम नहीं आया। पर हमने इंटरवेंशन रेडियोलॉजी से ही के द्वारा हमने वहाँ की उसकी जो दर्द की जो नस थी, खून की नस, उसको बंद कर दिया, एंड पेशेंट विद इन 2 to 3 days बैक टू द जिम, कोई दर्द नहीं रहता था, कुछ नहीं रहता था, एंड ही वॉज एबल टू कॉम्पीट अगेन। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि बहुत टारगेटेड स्पेसिफिक ये हम जो है, हाँ जी, इसलिए बहुत सारे प्रोसीजर को स्किप भी कर देता है जो एक जनरल सर्जरी का है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? चलिए, तो हमने अच्छी अच्छी बातें जान ली इसकी। इसके एज सच कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, बहुत मिनिमल साइड इफ़ेक्ट्स हैं। हम बेसिकली साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें, जहाँ से हम पंचर जा रहे हैं वहाँ पे कभी कभी थोड़ी छोटी मोटी स्वेलिंग आ जाती है, बट इट रिजॉल्व विद इन 2 weeks to 3 weeks। अगर हम डिटेल में जाएं तो उसके मिनिमल कोई साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं, बट ऐसा कुछ साइड इफ़ेक्ट नहीं रहता है कि जिससे पेशेंट की लाइफ में कोई दिक्कत हो, अपनी डे टू डे लाइफ में कोई दिक्कत हो। इट रिजॉल्व ऑन इट्स ओन। इसको अपनाने में मरीजों को कैसा आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है? मैं एक एग्जांपल दूंगा इसी में ही, कि जैसे आपका एक पिछला क्वेश्चन था कि किडनी में गांठ का क्या रहता है। तो किडनी में एक बीमारी होती है गांठ को, जिसको हम एंजियोमायोलाइपोमा कहते हैं, ठीक है। तो उसमें पेशेंट को दर्द होता है, काफ़ी दर्द होता है, तभी इलाज करना पड़ता है। तो उसमें पहले तो इलाज ये रहता था कि जहाँ पे भी वो गांठ है उसको चीरे से निकाल के ठीक करी जाए, है ना जी। अब दूसरा, पर इंटरवेंशन रेडियोलॉजी ने अब ऐसा कर लिया है कि हम वहाँ पे जाते हैं, उस गांठ की खून की नसों को बंद कर देते हैं, वो गांठ अपने आप ही सिकुड़ जाती है, ठीक है। उसके बाद सर्जरी की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसी तरह एक और मैं दूसरा कॉमन एग्जांपल दूंगा, जो कि मोस्ट ऑफ द फीमेल पेशेंट्स में ये रहती है बीमारी, जो कि फाइब्रॉइड्स के नाम से हम कहते हैं, बच्चेदानी में गांठ जिसे हम कहते हैं। तो उसमें भी क्या रहता था कि पहले सबसे पहले दूरबीन से बच्चेदानी की वो गांठ निकाली जाती थी, जिन भी महिलाओं में ज़्यादा ब्लीडिंग होती थी या दर्द रहता था। तो पर अब जब से ये लाइन आई है, तो हमने वहाँ पे हम खून की नस होती है उसको बंद कर देते हैं। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सबसे पहले तो इंस्टेंटली पेशेंट की जो ब्लीडिंग होती है वो रुक जाती है, और प्लस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो फाइब्रॉइड भी श्रिंक कर जाता है। तो इसके काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं। आपको ना लैप्रोस्कोपी करानी पड़ी, और किसी पेशेंट में जिसमें यूट्रस ही निकालना पड़ जाता, वो यूट्रस भी नहीं निकालना पड़ता। तो इस तरीके से काफ़ी बहुत चमत्कारी है फिर तो ये। तो क्या लगता है आपको, फिर आने वाली सर्जरी में 10-15 साल में जो कन्वेंशनल सर्जरी के हमारे यहाँ प्रोसीजर है उसको पूरी तरह बदल देगा ये? जिन बीमारियों में IR कर रहा है, मेरे को उसमें पूरा विश्वास है कि वो कन्वेंशनल सर्जरीज सब लोग भूल जाएंगे और IR की तरफ ही आएंगे। और आप लोग इसमें रोबोटिक्स, जैसे आजकल हर सर्जरी में, हार्ट सर्जरी में रोबोटिक्स, यहाँ तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल है, आप लोग कैसे इसको इस्तेमाल कर रहे हैं? दूसरा सवाल ये है, इस सर्जरी में जो इमेजिंग मशीनें हैं, CT स्कैन है, अल्ट्रासाउंड है, इसका कितना इस्तेमाल होता है? अभी तक तो रोबोटिक्स का IR में कोई रोल नहीं आया है। और सेकंड, जो CT, MRI, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड का रहता है, कोई भी हम सर्जरी करते हैं, अगर हम सर्जरी कर रहे हैं उसकी कुछ भी प्लानिंग करनी है, इट इज़ विद द हेल्प ऑफ CT, MRI, अल्ट्रासाउंड। इन सब का मेन रोल रहता है कि हमको आगे अपनी सर्जरी कैसे प्लान करनी है। अच्छा, इसको ग्रामीण और छोटे शहरों में, मुझे लग रहा है अभी तो दिल्ली में ये आप महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में ये है अवेलेबल, ग्रामीण और छोटे शहरों में कितनी इसकी अवेलेबिलिटी है? अभी ग्रामीण और छोटे शहरों में इतनी अवेलेबिलिटी नहीं आई है, बट धीरे धीरे Tier 2, Tier 3 सिटीज़ में भी इंटरवेंशन रेडियोलॉजी खूब, मतलब काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और सरकार ने भी इसको अब आयुष्मान, CGHS, इन सब में भी
इम्पैनल किया है। तो धीरे धीरे ये बढ़ रहा है, इसकी लोगों को रीच बढ़ रही है। ये जो लेट डायग्नोसिस है हमारे यहाँ का, ये IR इसमें कैसे डैमेज कंट्रोल कर रहा है और क्या इसमें तरक्की कर रहा है डायग्नोसिस में? सबसे जो अगर पेशेंट डायरेक्टली एक IR के पास आता है ना, तो जो डायग्नोसिस जो एक IR पकड़ सकता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि पहले IR को ही पता होती है कि हाँ देख के कि भाई अब हमें ये करना चाहिए, बट और डॉक्टर्स को ये रहता है कि मतलब कि अगर और किसी के पास जाता है वो फुल चेकअप करवाता है और ये सब करवाता है, बट कुछ चीज़ों से हमको पता लग जाता है कि वो हाँ ये लेट डायग्नोसिस है, पेशेंट को तुरंत ही हमको ट्रीटमेंट करना चाहिए। सपोजिटली फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट कोई हमारे पास नॉर्मली एक अल्ट्रासाउंड कराने आता है ना, तो हमें पता लग जाता है कि भाई हाँ ये तो कैंसर की गांठ है, सीधा इसको बायोप्सी ही करानी चाहिए, तो श्योर हो जाए। हाँ, ताकि श्योर हो जाए कि भाई ये कैंसर ही है। तो इससे ये रहता है कि चलो एक भाई पेशेंट सीधा IR के पास आया, अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट उसके पास आया, उसको पता लग जाता है कि भाई ये तो कैंसर की गांठ है और इसका जल्दी से CT कराओ या PET कराओ जो भी, और बायोप्सी करो, वी विल हैव द डायग्नोसिस रादर देन मतलब कि हम पहले उसका और कुछ करवाएं और कुछ टेस्ट वेस्ट कराएं। तो इन सब चीज़ों से IR के पास अगर डायरेक्ट आता है पेशेंट तो फ़र्क पड़ता है। क्या काउंसलिंग करनी पड़ती है मरीजों की, भाई हम आपका इलाज बिना चीर फाड़ के करेंगे? बिल्कुल करनी पड़ती है, क्योंकि वी नीड टू शो कि हमको दिखाना पड़ता है कि भाई जो कन्वेंशनल जो पुरानी सर्जरीज होती हैं उससे इनको क्या फ़ायदा मिलेगा, तो ये बताना काफ़ी ज़रूरी है। और जिद करते हैं कि नहीं हमको ये नहीं कराना है, हम जनरल सर्जरी ही कराएंगे, तो आप नहीं, आज तक तो ऐसा मरीज कोई नहीं मिला कि वो कहता है कि नहीं हमें चीर फाड़ वाला ही कराना है, क्योंकि हर कोई चीर फाड़ से बचना चाहता है और कोई भी नहीं चाहता कि मेरे पे कोई स्कार रहे, मैं लंबे टाइम तक भर्ती रहूं, खून बहे, बेहोशी में रहूं। कोई भी मरीज अब ऐसा नहीं चाहता है, वो धीरे धीरे यही चाहता है कि भाई कम से कम ब्लड लॉस हो, अगले दिन ही मैं काम पे चला जाऊं, कोई रिस्क ना रहे। सर क्या हमारे हिंदुस्तान में पर्याप्त जो है इंटरनेशनल रेडियोलॉजिस्ट हैं या एकदम नीश फील्ड है अभी धीरे धीरे इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट बढ़ रहे हैं, बट आई वुड से स्टिल द नंबर्स आर लेस, बट धीरे धीरे हर साल तेज़ी से बढ़ रहे हैं। सर मैं पढ़ रहा था कि इसमें बाइल डक्ट में अगर कोई आपके रुकावट है या गॉल ब्लैडर में कोई ड्रेनेज की समस्या आ रही है, वहाँ भी ये इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की तकनीक इस्तेमाल की जाती है। हाँ, जैसे गॉल ब्लैडर का कोई कैंसर हो या बाइल डक्ट का कैंसर हो, जिसकी वजह से जो पित्त होता है वो फ्री फ्लो नहीं जा रहा हो, तो उसकी वजह से मरीज को पीलिया हो जाता है या श्रिंक कर रहा हो। हाँ, श्रिंक नहीं, मतलब इसका ये रहता है कि पीलिया, पेशेंट को पीलिया हो रहा है। अच्छा, ठीक है जी, मतलब कि जो एक नॉर्मल फ्लो होना चाहिए वो नॉर्मल फ्लो नहीं हो रहा है, इसकी वजह से मरीज को जो आंखें होती है एकदम पीली जैसी हो जाती है, वैसा होता है। तो उन मरीजों में हमको इसका इस्तेमाल करना होता है, जिसको हम एक सर्जरी कहते हैं PTBD, जो कि हम पित्त के बाइल डक्ट्स में एक नली डाल देते हैं, जिसकी वजह से मरीज का पीलिया कम हो जाता है। तो इन मरीजों को जब पीलिया कम हो जाता है, उसके लिए उनको कीमो के लिए रेडी करा जा सकता है, या फिर पीलिया कम करने के बाद कीमो चलाने के बाद सर्जरी के लिए भी रेडी करा जा सकता है। अगर ये सब भी नहीं हो सकता है, तो जो मरीज की जो बची कुची ज़िंदगी होती है, पेशेंट को वी आर जस्ट गिविंग अ टाइम कि भाई अपने जो 6 महीने 7 महीने 8 महीने हैं, इसमें आप पेन फ्री कोई बिना दिक्कत करे अपना सारे काम कर सकते हो जो बचे कुचे काम हैं, तो एक हम मरीज को टाइम दे देते हैं। और डायलिसिस के मेंटेनेंस में इसमें कितना काम आता है, जिसका किसी का फिस्टुला वगैरह अगर बंद हो गया है उसको तो ठीक करने जैसे में? ये है कि डायलिसिस जो पेशेंट होते हैं, फिस्टुला उनकी एक लाइफलाइन होती है। तो उन पेशेंट्स में अगर पेशेंट्स का फिस्टुला बंद हो जाता है, तो फिस्टुला हम इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, मतलब कि हम एक कोई सुई नीडल के माध्यम से, एंजियोप्लास्टी के माध्यम से वो फिस्टुला खोल सकते हैं, और जिसकी वजह से उसका ब्लड फ्लो दोबारा रिस्टोर हो जाएगा और पेशेंट डायलिसिस दोबारा करा सकता है। और अगर पेशेंट कईयों के जिनके फिस्टुला भी बंद हो जाते हैं, तो उन पेशेंट्स को एक्सेस देने के लिए, डायलिसिस का एक्सेस देने के लिए पर्माकैथ भी डाला जाता है। अच्छा, तो मुझे लगता है कि इसके लिए सबसे ज़्यादा मरीज़ भी थोड़ा सा जागरूक रहें और इस नई टेक्नोलॉजी से को अपनाएं, इसके बारे में जाने समझें, तो बहुत उनके इलाज में कारगर होगा। अगर आप अंत में कुछ बताना चाहें, क्योंकि इसे सुनने वाले वो भी हैं जो नई टेक्नोलॉजीज़ के प्रति बहुत जिज्ञासा रखते हैं
या वो भी हैं कि जो किसी सर्जरी के आगे उनको कोई सर्जरी होने वाली है, उनके लिए आप अगर कुछ कहना चाहें तो मेरी दर्शकों से यही विनती है कि जब भी आपको कोई बीमारी हो तो उसके बारे में जागरूक होइए, थोड़ा रिसर्च करिए कि उस बीमारी का इलाज किस किस तरीके से हो सकता है। अगर आपको लगता है कि एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट उसका इलाज कर सकता है, तो आप जो आपके नज़दीकी इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट से ज़रूर मिले, जो कि आपकी किसी भी तरीके से सहायता कर सके। शुक्रिया सर आने के लिए। मुझे लगता है अब ये पॉडकास्ट पब्लिश होने के बाद बहुत लोगों तक ये बात पहुंचेगी कि जैसे सर्जरी के जो हमारे इतिहास रहा है, ओपन सर्जरी से लेकर के लेप्रोस्कोपिक, रोबोटिक और ये इंटरवेंशनल जो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट दोनों में काम आ रही है, तो ज़रूर इससे जो है बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी। आपका आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। उम्मीद है अब जब भी सर्जरी शब्द आप सुनेंगे तो आपके दिमाग में सिर्फ ऑपरेशन थिएटर की तस्वीर नहीं, बल्कि ये नई, स्मार्ट और कम दर्द वाली तकनीक भी आएगी। हम जल्दी ही मिलेंगे किसी नए एपिसोड में, नए सवाल और नए एक्सपर्ट के साथ। तब तक देखते और सुनते रहिए हेलो डॉक्टर। अगर आप ये किसी ऑडियो प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं तो रेटिंग ज़रूर करें। यूट्यूब पर अगर इसे देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। शुक्रिया।